ऑन 8 अक्टूबर 2023 इसराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, बट फिर अचानक से सुबह 6:30 बजे हमास के टेररिस्ट ने इसराइल पे अटैक कर दिया। Today, Israel battled to repel a surprise invasion of its territory after Palestinian militants launched highly coordinated attacks from Gaza. यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि पहले स्ट्राइक के 20 मिनट में ही करीब 5000 रॉकेट्स फायर किए गए, जिससे इसराइल में उस दिन करीबन 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए और करीब 7000 लोग इंजर्ड हो गए। और ये इसराइल के पूरे हिस्ट्री में इतने ज्यादा लोग एक दिन में कभी नहीं मारे गए थे। यह अटैक के तुरंत बाद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ ये कहा। But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportion. और फिर इसराइल ने फलस्तीन के गाजा स्ट्रिप में रिटेलिएट करते हुए एयर स्ट्राइक लॉन्च किए, जिससे उस दिन वहां 200 से ज्यादा लोग मारे गए। हमास ऑर्गेनाइजेशन के कमांडर मोहम्मद देफ का इस अटैक पे ये कहना है कि इसी साल अप्रैल में इसराइल ने हमारे अल अक्सा मॉस्क पे अटैक किया था और हम उसी का बदला ले रहे हैं। बट क्या सिर्फ यही एक रीजन है? वेल, द आंसर इज नॉट, जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। कहा जा रहा है कि इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में आज तक कई वॉर्स देखे गए हैं, बट ऐसा वॉर आज से पहले कभी नहीं देखा गया है। सो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमास है कौन, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये इसराइल को इतना ज्यादा हेट क्यों करते हैं, आखिर इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का रूट कॉज क्या है कि ये आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है और शायद आगे भी नहीं हो पाएगा, और इस वॉर का इफेक्ट इंडिया में कैसे हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट। देखिए, यह है इसराइल देश और दूसरी तरफ ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप जो आप देख रहे हो, ये पैलेस्टीन देश है जो कि इसराइल के अंडर ही आता है, और ये है जेरूसलम जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे। सो इसराइल जो कि इतना छोटा सा देश है जहां महज 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन की आबादी है, इस देश को बहुत सारे अरब कंट्रीज ने मिलकर कई बार हराने की कोशिश की है, बट आज तक नहीं हरा पाए हैं। सो इसराइल में ऐसा है क्या और क्यों अरब कंट्रीज इस देश को खत्म करना चाहती है, ये सारी बातें जानने के लिए हमें कुछ हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा। सो ये टेम्पल जो आप देख रहे हो, ये जेरूसलम में पड़ता है, और इस टेम्पल को 957 बीसी में किंग सोलोमन जो कि इजराइलाइट किंगडम के राजा थे, उनके द्वारा बनाया गया था। आज के समय ज्यूज इस टेम्पल को माउंट टेम्पल कह के बुलाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम्स इसे अल हराम अल शरीफ कह के बुलाते हैं। ये टेम्पल जब बनाया गया था तो इसके ठीक 400 साल के बाद 587 बीसी में बेबीलोनिया किंगडम के जो डिक्टेटर थे नेबुकदनेस्सर II, उन्होंने इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया, और फिर यहीं से ज्यूज और अरब पॉपुलेशन के बीच इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। दोनों इस लैंड को, जिसे जेरूसलम कहते हैं, इसे अपना क्लेम करते हैं। कई सालों तक ये लोग बीच बीच में एक दूसरे से लड़ते रहे, बट फिर 20th सेंचुरी आते आते ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा हो गया। तो देखिए, हुआ ये था कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले 1800s में ओटोमन अंपायर कुछ इतना बड़ा हुआ करता था, पर धीरे धीरे समय के साथ ये अपनी टेरिटरी लूज करते गए, और फिर 1914 में इनकी टेरिटरी कुछ इतनी सी बच गई थी। बट फिर वर्ल्ड वॉर 1 में ओटोमन अंपायर ब्रिटिशर्स के हाथों हार गई और उन्होंने अपना ये हिस्सा भी लूज कर दिया जो आज के समय इसराइल है, और फिर यहाँ पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया। उस समय इस एरिया में ज्यूज लोगों की पॉपुलेशन माइनॉरिटी में हुआ करती थी, तो वहीं अरब्स मेजोरिटी में थे। नाउ एज वी ऑल नो दैट वर्ल्ड वॉर 2 के समय जर्मनी के जो डिक्टेटर थे हिटलर, उन्होंने ज्यूज लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। हिटलर ने इनको प्रताड़ित किया था, इनको गैस चेंबर्स में बंद करके इनको टॉर्चर किया था, और कई मिलियंस ज्यूज लोगों की जान ली थी, जिसे हॉलोकॉस्ट और वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि ज्यूज लोगों के साथ यूरोप में ऐसा किया जा रहा था, तो फिर 1920 से 1940s के बीच एक बहुत बड़ी ज्यूज पॉपुलेशन यूरोप को छोड़कर इस रीजन में आना शुरू कर देती है, क्योंकि वो इसे अपना होमलैंड मानती थी। एज ये लैंड का कंट्रोल उसमें ब्रिटेन के पास था, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनको ये जिम्मेदारी दी कि ये लैंड को अरब्स और ज्यूज के बीच अप्रोप्रिएटली बांट दे। बट ब्रिटेन के लिए हमने एक कहावत तो सुनी है कि दुनिया भर में जितने सारे भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आज के समय, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का हाथ जरूर है। चाहे इंडिया पाकिस्तान को देख लो, या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान को देख लो, या फिर इसराइल फलस्तीन को देख लो, इन्होंने हर जगह अपनी टांग उछाड़ी है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, जैसे जैसे ज्यूज पॉपुलेशन यूरोप से आते जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन अरब्स भी इस लैंड को अपना क्लेम करते थे। तो इसी की वजह से इन दोनों पॉपुलेशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे और वायलेंस होने लगा इन दोनों के बीच, और ब्रिटिशर्स पर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा था कि वो इस वायलेंस को शांत कराए, पर वो ऐसा करने में असफल रहे। बट फिर फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1947 में यूनाइटेड नेशन ने इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए एक प्लान लाया, जिसमें उन्होंने ये रेड एरिया जो आप देख रहे हो, ये पैलेस्टीनियन अरब्स को दे दिया, विच वाज 45% ऑफ द रीजन, और वहीं दूसरी तरफ ये जो ब्लू एरिया जो आप देख रहे हो, इसे इजरायलीज ज्यूज को दे दिया, विच वाज 55% ऑफ द रीजन। और ये लैंड जो आप देख रहे हो, जिसे जेरूसलम बोला जाता है, ये दोनों पॉपुलेशन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट थी, एज ये दोनों पॉपुलेशन इसे अपना होली प्लेस मानते थे, तो इसलिए इस लैंड को इंटरनेशनल सिटी घोषित कर दिया गया। ना ये प्लान उस समय ज्यूज लोगों के द्वारा तो काफी एक्सेप्ट किया गया, बट अरब इस प्लान से नाखुश थे, और उन्होंने इस प्लान को रिजेक्ट करते हुए जून 1948 में बाकी दूसरे अरब देशों के साथ मिलकर इसराइल पे अटैक किया, और उन्होंने इसराइल पे अटैक करते करते इतना सारा लैंड जो आप देख रहे हो, इसे पूरा कैप्चर कर लिया था। ना ऑब्वियस सी बात है कि इसका रिटेलिएशन तो आना ही था, तो फिर ठीक इसके
के एक महीने के बाद जुलाई 1948 में इजरायली आर्मी ने पैलेस्टीन पे वापस अटैक किया और उन्होंने इस अटैक में कई हद तक अपनी खुद की टेरिटरी तो वापस ली, बट साथ साथ उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो पैलेस्टीन को लैंड दिया गया था उसके कुछ हिस्सों को भी अपने अंडर ले लिया। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो अब इजराइल के पास 78% लैंड का कंट्रोल आ चुका था। इस वॉर की वजह से कई पैलेस्टीनियन अरब्स मारे गए और 7 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियंस रेफ्यूजी बन के वहां से भाग गए और इसलिए फिर बाद में जो 22% टेरिटरी जो बचा था तो ये वेस्ट बैंक जॉर्डन कंट्री ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप इजिप्ट के पास चला गया और एज जेरूसलम बिल्कुल मिडिल में पड़ता था तो इसलिए ये बीच से डिवाइड हो गया। वेस्ट जेरूसलम इजराइल ने रख लिया, तो वहीं दूसरी तरफ ईस्ट जेरूसलम जॉर्डेनियंस के पास चला गया और इस इंसिडेंट को फर्स्ट इजराइल अरब वॉर बोला जाता है। और फिर बीच बीच में छोटे मोटे वॉर होते रहे, बट फिर 1967 में इन दोनों के बीच एक और बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट वॉर हुआ और इस बार फिर इजराइल ने और भी ज्यादा लैंडमास एरिया अपने अंडर ले लिया। देखिए कुछ इतना सारा लैंड 1967 में इजराइल के पास अब आ चुका था और अगर आज के समय की बात की जाए तो इजराइल के पास ज्यादा लैंडमास का कंट्रोल है और वहीं अगर आप पैलेस्टीन को देखोगे तो इनके पास अब बस छोटे मोटे लैंड ही बच के रह गए हैं। इनफैक्ट इजराइल ने जेरूसलम को अपना अनडिवाइडेड कैपिटल भी घोषित कर दिया है। और एक बात जो आपको ध्यान में रखना है कि आज के समय में ज्यादातर यूनाइटेड नेशंस की जो कंट्रीज है वो आज भी पैलेस्टीन को एक देश के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करती है। एंड द रीजन ये कॉन्फ्लिक्ट आज तक इसलिए सॉल्व नहीं हो पाया है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये आगे आने वाले सालों में भी इसके सॉल्व होने के चांसेस बहुत कम है, इस बिकॉज इजराइल अब इस पूरे लैंड को अपना बनाना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ पैलेस्टीन भी इस पूरे लैंड को अपना बनाना चाहती है। और इसी मोटिव को सॉल्व करने के लिए 1987 में अहमद यासीन और अब्दुल अजीज अल रंतीसी नाम के ये दो लोगों ने हमास ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था। हमास स्टैंड फॉर हरकत अल मुकवामा अल इस्लामिया, जिसका मतलब इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है। ठीक इसी समय 1990s में यासीर अराफात नाम के इस इंसान ने भी फतह नाम की पैलेस्टीनियन पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया टू लिबरेट पैलेस्टीन। पर फिर बाद में यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1967 प्लान में पैलेस्टीन को जो लैंड दिया गया था ये ऑर्गेनाइजेशन उस प्लान के ऊपर एग्री हो गई। बट फिर जब साल 2004 में फतेह ऑर्गेनाइजेशन के लीडर यासीर अराफात की डेथ हो गई तो इससे पैलेस्टीन में एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया और ठीक इसी समय हमास उस समय और ज्यादा पावरफुल हो गई। और फिर साल 2007 के बाद हमास का फतेह के साथ एक सिविल वॉर हुआ और इस वॉर के बाद हमास ने ये जो आप गाजा स्ट्रिप देख रहे हो इसका कंट्रोल अपने अंडर ले लिया। तो वहीं दूसरी तरफ फतेह जो कि एक पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट है उन्होंने वेस्ट बैंक का कंट्रोल अपने अंडर ले लिया। देखिए इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली ये डिफरेंस है कि जहां हमास इजराइल को रिकॉग्नाइज तक नहीं करती है और वो आर्म रेजिस्टेंस का यूज करके ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो इसे एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है जहां पे पैलेस्टीनियंस रूल करेंगे। तो वहीं फतेह थोड़ी सेक्युलर है और वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करती है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो यूनाइटेड नेशन के 1967 बॉर्डर प्लान के अकॉर्डिंग नेगोशिएट करके पैलेस्टीन को फ्री करना चाहती है और जो उस समय जितना लैंड उनको मिला था उतना ही लैंड वो अब पाना चाहती है। ना अगर अभी करेंट सिचुएशन की बात की जाए तो हमास को अरब कंट्रीज का सपोर्ट है, स्पेशली ईरान एंड टर्की, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल को यूएसए का सपोर्ट है। इनफैक्ट अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया भी कहीं ना कहीं एक 2 स्टेट सोल्यूशन को प्रेफर करती है जहां पे इजराइल और पैलेस्टीन के बीच लैंड्स इक्वली डिवाइड हो जाए। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया भी इजराइल को ही सपोर्ट करती है। नाउ द रीजन ये वॉर अभी के समय की वन ऑफ द ब्लडीएस्ट वॉर होने वाली है इज बिकॉज इजराइल ने पहली बार 50 सालों में आर्टिकल 40 इन्वोक कर दिया है, जिसका मतलब अब वो ऑफिशियली इस वॉर को डिक्लेयर कर चुके हैं और अब ये वॉर बहुत लंबा चलने वाला है। आज के समय अमेरिका ने भी इजराइल को सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने फाइटर जेट्स वॉरशिप्स को मेडिटेरियन सी के सामने लाके खड़ा कर दिया है। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो अमेरिका इजराइल को ये श्योरिटी दे रही है कि आप हमास के टेररिस्ट को ठोकते रहो और अगर कोई तीसरा कंट्री लाइक ईरान और टर्की इस वॉर में कूदने की कोशिश करता है तो फिर वो भी इस वॉर में कूदेंगे। और आगे आने वाले समय में देयर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट इजराइल ये जो आप गाजा स्ट्रिप देख रहे हो जो अभी हमास के कंट्रोल में है इसे भी ये अपने कंट्रोल में ले लेगी। ना जहाँ तक अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का भी इस वॉर पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आपने अभी रिसेंट टाइम्स में ये सुना होगा कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनने की बात चल रही है जिसके रूट्स कुछ ऐसे होंगे। ये कॉरिडोर इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आगे आने वाले समय में इंडिया की कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग हो और इससे इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ज्यादा होगी और इंडिया की इकोनॉमी और तेजी से ग्रो करेगी। और साथ साथ ये कॉरिडोर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी काउंटर है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर इज इस कॉरिडोर में इजराइल और सऊदी अरेबिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आप इस रूट को देखोगे तो ये रूट सऊदी अरेबिया और इजराइल से होके जाता है और इस वॉर के वजह से अगर सऊदी अरेबिया अरब कंट्रीज के प्रेशर में आके पैलेस्टीन को सपोर्ट करती है तो इससे इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस बिगड़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली इजराइल को सपोर्ट कर रही है और ऐसा होने से ये कॉरिडोर बनने की जो बात चल रही है वो भी शायद डिले हो सकती है या फिर रुक सकती है। हाँ, बट अगर इस वॉर की बात की जाए तो इस वॉर को देख के बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, क्योंकि इस वॉर में बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान जा रही है और मुझे पता है कि शायद मैं ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात बोलने जा
रहा हूँ, बट रिलीजन जहाँ हमें एक तरफ एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, तो वहीं दूसरी तरफ भी हमें एक दूसरे से अलग भी करता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी द चेंज।